अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 9 दिसंबर 2025 और मंगल के दिन की दोपहर है। बहुत ठंड है, लेकिन बहुत खूबसूरत दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान-पाकिस्तान बरे-सग़ीर में अब आधी रात से आगे का वक़्त है। मैं इस वीडियो में चंद ऐसे इश्यूज़ जो है मैं इस वक़्त वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी मैं निशानदेही भी करना चाहता हूँ, कुछ सजेशंस भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो आप बहुत हद तक समझ सकते हैं कि ये मेरी नॉर्थ अमेरिकन जो व्यूअरशिप है उसके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी तफ़सीलात और डिटेल एनालिसिस जो है वो मैं एक अगली वीडियो में रखूँगा जो पाकिस्तान के हिसाब से बेहतर टाइम के ऊपर होगी। पहले हम बहरहाल इश्यूज़ को देख लें। इस वक़्त एक एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मंगल का दिन इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था। उनकी बहनें लेड बाय अलीमा खान वहाँ सारा दिन मौजूद रहीं और इस वक़्त भी जो मैंने आखिरी खबरें जब चेक की हैं तो अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वर्कर्स और बहुत से लीडर्स जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ इस्लामाबाद की पुलिस ने बारहा उन्हें ये कहा कि वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाएँ, यहाँ से चले जाएँ। फिर बहुत बड़ी तादाद में राइट पुलिस जो होती है राइट गियर में उससे भी यहाँ पे बुला लिया गया, लेकिन अब तक अलीमा खान वहाँ पे मौजूद है। ये जो आज का धरना है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने का, इसकी एक अहमियत और सिग्निफिकेंस ये है कि फैसल वाडा साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर बैठ के ये धमकी लगाई थी कि अब किसी को अडयाला जेल के करीब नहीं आने दिया जाएगा और उसके हिसाब से पहले अलीमा खान को अडयाला जेल से बहुत दूर बाहर रोक दिया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुज़ाहमत करती हुई अडयाला जेल के खासे करीब आ गई। बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जैसे सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे, लेकिन क्या वो यहाँ पे रहे हैं इस वक्त तक ये मुझे पता नहीं है, बिकॉज बैरिस्टर गौहर तो यहाँ से चले गए थे। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है कि जब मुलाकात का दिन हो जैसे ट्यूसडे और थर्सडे है और अलीमा खान वहाँ पे मौजूद हों, उस वक्त मेरी कम अज़ कम कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स हैं जैसे कि बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और भी बहुत से लोग हैं, जिनकी अगर अहमियत इस वक्त है पाकिस्तान की सियासत के अंदर माशरे में बहुत ज़्यादा, इसलिए है कि इमरान खान ने उनको ये अहम टाइटल्स दिए हैं जिसकी बेसिस पे वो बात कर सकते हैं, तो उन्हें कम से कम यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। सलमान अकबर साहब का मुझे पता नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर का तो मुझे अखबारों से ये पता चल रहा है कि वहाँ थोड़ी देर के लिए आए और फिर बोल के वहाँ से चले गए। अब इसमें दूसरी इस चीज़ को देखिए कि इमरान खान के साथ मुलाकात जब उज़्मा खान साहिबा की कराई गई और उन्होंने बाहर निकल के ये कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बदसतूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों की तरफ से एक मुतालबा ये था कि इमरान खान के ज़ाती मालत जो हैं, जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जैसे फैसल सुल्तान हैं, उनकी 14 महीने से इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई। इसकी क्या अहमियत है, उन्हें क्यों नहीं मिलने देते? जबकि नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर जो हैं वो हर वक्त नवाज़ शरीफ साहब के साथ होते थे। मेरे ख्याल डॉक्टर अदनान उनका नाम था, वो उनकी प्लेटलेट गिनते रहते थे, उनकी डिफरेंट चीज़ें करते रहते थे, वो सारा का सारा ड्रामा आपको याद है। अब हुकूमत ने एक बोर्ड बनाया है सरकारी डॉक्टरों का, जिनकी बहुत जल्दी इमरान खान से मुलाकात होगी, वो विजिट करेंगे, वो अपनी एक रिपोर्ट इशू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ये कह दिया है कि सरकारी डॉक्टरों का जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, अब उसे शक से देखते हैं, बिकॉज ऐसे डॉक्टर्स जो हैं उनसे जो भी रिपोर्ट लिखवानी होती है वो हुकूमत बंदूक के जोर के ऊपर, डंडे के जोर के ऊपर लिखवा लेती है। एक और डेवलपमेंट ये है कि पंजाब की जो असेंबली है उसने एक करारदाद पास की है जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे बैन करने की सिफारिश की गई है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको पता है कि 5 दिसंबर को, अब से 4 दिन पहले, डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक स्टेज सेट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की। मेरे पिछले वीलॉग से भी मैंने ये एनालिसिस आपके सामने रखा था कि बुनियादी तौर पर डीजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी एक नाटक था। जिस तरह से मई 9 2023 जो है वो एक स्क्रिप्टेड प्लान्ड नाटक था, वो कोई ऐसी ऑर्गेनिक कुदरती डेवलपमेंट नहीं थी जो हो गई, इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई, लोगों ने रिएक्ट कर दिया। नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी एक ख़ास तरह से की गई थी, सोच समझ के स्क्रिप्टेड तरीके से, लोगों की नफ्सियात और उनके रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि लोग निकलें और उनके अंदर रियासत के अपने एजेंसीज़ के लोग दाखिल किए जाएँ जो बलवा करें, फसाद करें। इसीलिए बाद में उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीसीटीवी फुटेज जो है जो इमरान खान मांगते हैं वो नहीं मिली, बिकॉज उसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने असल में बलवा किया या उन्होंने क्राउड को उकसाया एक डायरेक्शन में। जिस तरह से वो एक नाटक था, इसी तरह से डीजी आईएसपीआर
ATR साहब की, जनरल शरीफ अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक नाटक था, बिकॉज उसके अंदर जो एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया गया है कि इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में एक खला किस्म का ट्वीट करवा दिया, फलां किस्म का मैसेज कर दिया, उनको जहनी मरीज कहा, रियासत के खिलाफ बात की। ये तो एक आप एक बिल्कुल एक रिडिकुलस लेवल के ऊपर, चाइल्डिश लेवल पे आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ले गए हैं कि इमरान खान के ट्वीट के बेसिस पे आप इमरान खान की पार्टी, इमरान खान के ऊपर बैन लगा सकते हैं। नहीं, तो इसलिए समझना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने की ख्वाहिश इनकी बहुत देरीना और बहुत पुरानी है। 9 मई 2023 के बाद भी इस आइडिया के साथ टॉय किया गया। 2024 के शुरू में इसकी बहुत डिमांड थी, ऐसी बहुत सी खबरें और हेडलाइंस लगती रहीं कि हुकूमत ने असूली तौर पे फैसला कर लिया है कि गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के इदारों पे हमला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। फिर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट एक रेशो होता है, उसमें ये पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल थी किसी न किसी शक्ल में, हाई कोर्ट किसी न किसी शक्ल में थी, इसलिए इन्होंने उसे फॉलो थ्रू नहीं किया। और वैसे भी पाकिस्तान में सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने में हुकूमतों को देखना पड़ता है, बिकॉज पहले भी 1960 की दिहाई से सियासी जमातों पे मुसलसल पाबंदियां लगाई गई, सियासी जमातों पे लगाई गई, सियासी लीडर्स पे लगाई गई, शेख मुजीब पे पाबंदी लगाई गई, बहुत लीडर्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके कभी भी कोई खातर खा सस्टेनेबल रिजल्ट जो हैं वो नहीं आ सके, तो इन्होंने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया। अब दोबारा उसी आइडिया के साथ खेला जा रहा है। दे आर टॉइंग विद द आइडिया, टॉय अराउंड कर रहे हैं उस आइडिया के साथ, शॉप अराउंड कर रहे हैं, उसमें एक मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं ये देखने में कि क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाएं तो सियासी तौर पर हमें क्या उसका फ़ायदा होगा। तो जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान के किसी तासुर ये दिया जा रहा है आप सबको कि इमरान खान के ट्वीट के नतीजे में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डोंट फूल योर सेल्फ, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी फूल्ड बाय देम। हरगिज हरगिज नहीं। ट्वीट वाला जो कहानी किस्सा है ये बिल्कुल ही बचकाना किस्म की बात है। ये इसका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है। ये इनका एक स्क्रिप्टेड प्लान है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जो हो नहीं सकती थी जब तक 26वीं आईनी तरमीम ना होती। 26वीं आईनी तरमीम हो नहीं सकती थी जब तक कि ये फरवरी 2024 का 8 फरवरी का जो इलेक्शन उन्होंने जिस तरह से लूटा, उसके बगैर 26वीं तरमीम नहीं हो सकती थी। उस इलेक्शन को ये इस तरह से नहीं करा सकते थे अगर इन्होंने 9 मई 2023 के बाद के मखसूस हालात में पैदा किए होते। तो 9 मई 2023 से लेके इलेक्शन उसके बतन से निकला है 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। 8 फरवरी 2024 के बतन से निकली है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर से निकली है 27वीं आईनी तरमीम। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर से है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है। तो ये जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड नाटक और एक ड्रामा था। अब उसके बाद आपको खबर आती है, जो मैंने पिछले व्लॉग में 2 दिन पहले जिसका जिक्र किया था, कि कैसे जाती उम्रा के अंदर एक मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के अंदर शरीफ खानदान के बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी साहिबजादी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं, साथ ही पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब के अपने छोटे भाई हैं और 2 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो एक ख़ानदान और डिनेस्टी वहाँ पर इकट्ठी होती है और वो तासुर ये देते हैं कि चूँकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अभी पोजीशन ले ली है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़, इसलिए अब इमरान खान का क्या करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या करना है, इस पे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को गौर व फिक्र करना ही पड़ेगा। एज इफ़ कि अदरवाइज़ ये उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब ये मजबूर हो गए हैं क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पोजीशन ले ली है। तो स्क्रिप्ट के सारे एंगल देखें। उसके बाद अब आपके सामने खबर आती है कि पंजाब असम्बली के अंदर PMLN के एक रहनुमा, एक लीडर जिनका नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने एक करारदाद वहाँ पे पास की, वो मंजूर हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरी की पूरे जो सेशन था असम्बली का, इसका इन्होंने बाइकआउट किया। तो ये आपको एक स्क्रिप्टेड पूरा का पूरा जो एक प्लान है, उसके डिफरेंट स्टेप्स आपको नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन कर भी देंगे, मखसूस पॉलिटिकल हालात जैसे कि पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं इमरान खान को यहाँ से बलूचिस्तान में कहीं शिफ्ट कर देंगे, सिंध में कर देंगे, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक ऐसे नहज के ऊपर आ चुकी है जिससे जहाँ पर इससे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। उसकी मज़ीद एग्जाम्पल मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये देखिए कि अमेरिका के अंदर एक रिलेटिवली अननोन, हमें तो पहली दफ़ा उनका नाम भी पता चला है, एक अमेरिकन सिटीज़न, एक शहरी हैं जो 20 बरस से अमेरिका में रह रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम करती हैं। नादिया सईद उनका नाम है, पहली दफ़ा हमें पता चला उनका। उन्होंने कोई टिकटॉक की वो वीडियोस बनाती हैं, फेसबुक पे वीडियोस डालती हैं। टिकटॉक के ऊपर
उन्होंने और फेसबुक पे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक बड़ी सख्त ज़ुबान के अंदर लहजे में एक उन्होंने वीडियो बनाई, जिस वीडियो में उन्होंने DGISPR को भी बहुत रगड़ा और उसके साथ उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कह दिया कि ये डिसीवर हैं, इनको गालिबन गलत भी कह दिया कि स्टाफ कॉलेज से उनको ड्रॉम आउट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ज़ाहिर है ऐसा हुआ नहीं, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो एक हसासियत डेवलप हो चुकी है हसास इदारों की, ये पाकिस्तान के सिस्टम की, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, वो इस हद तक है कि इस वीडियो के मंजर आम पे आने के 24 घंटे के अंदर अंदर 7 और 8 दिसंबर की जो इंटरवीनिंग नाइट है, उसमें रात के 2 बजे इस्लामाबाद के अंदर नादिया सईद साहब की साहिबा जो हैं, उनके घर के ऊपर, जहाँ उनके वालिदैन हैं जिनकी उम्र लेट 70s या 80s में है, 70 और 80 के पेटे में, 80 बरस के शायद उनके वालिद साहब हैं, उनके घर के दरवाजे खुलवाए गए, तोड़े गए, लिटरली बैंग किए गए, उनको उठाया गया और उनके भाई को वहाँ पे ढूंढा गया, जो नौजवान है जिनकी 35-36 बरस की उम्र है। 3 बहनों का एक ही भाई है, नादिया सईद जो हैं वो 3 बहनें हैं, नादिया सईद 2 और बहनें हैं, एक उनके भाई हैं ये, और उनके भाई के लिए वहाँ पे छापा मारा गया और उनको कहा गया, अच्छा उसको उनको तो नहीं बताया गया कि क्या वजह है। उसके बाद वहाँ से इनको ये पता चला या उनसे फ़ोन करवाया गया, उनके पेरेंट्स से जब कॉल किया, उस कॉल को इन्होंने ट्रैक किया। इसमें इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद फैसलाबाद से इस्लामाबाद के दरमियान में दर्जनों लोग, अपेरेंटली कोई 20-22 लोग जिन्होंने ढाटे बांधे हुए थे, जो सरकार के इदारों के लोग थे, उन्होंने नादिया सईद के भाई को, जो एक अकाउंट्स मैनेजर हैं, डेप्यूटी अकाउंट्स मैनेजर हैं किसी बहुत बड़ी फर्म में, वहाँ से ट्रैवल करके, जिनका नादिया सईद की सोशल मीडिया की एक्टिविटी के साथ, उनके टिकटॉक के साथ, उनके फेसबुक के साथ, उनकी वीडियोस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके भाई को बज़ोर शमशीर या बज़ोर बंदूक जो है उठा लिया गया। अब इन डायनामिक्स के ऊपर आप ज़रा गौर करें कि नादिया सईद जो रिलेटिवली अननोन है, पता नहीं आप में से कितने लोगों उनसे, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। मैं कम से कम उनके नाम से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो कोई वीडियोस बनाती हैं, ये टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये लोग उनको देखते हैं। उनकी एक वीडियो ने इन्हें इतना तंग किया है, सिस्टम इतना हिला दिया गया है कि एक सेपरेट टीम ने इस्लामाबाद में छापा मारा है। एक सेपरेट टीम जो है उसने फैसलाबाद से इस्लामाबाद सड़क के ऊपर इंटरसेप्ट की है, जिसमें दर्जनों गाड़ियाँ, दर्जनों लोग, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी वो जो वॉर फाइटिंग एबिलिटी होती है किसी सिस्टम को लड़ने की, यदि आप कहें कि आपने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए जिस किस्म के आपको ज़राए चाहिए, ये सिस्टम को जिस किस्म की कैपेसिटीज़ चाहिए, या अगर आपके ऊपर कोई ड्रग स्मगलर तो बल्कि छोटी चीज़ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की रियासती जो कैपेसिटीज़ है, वो आप सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम इतना इनसिक्योर हो चुका है कि जनरल आसिम, और वो मेरा ख्याल है उनकी पता नहीं चंद कितने हज़ार लोगों ने उनकी ये वीडियो देखी होगी, कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में सिस्टम इतना प्रोटेक्टिव हो चुका है, इतना डर गया हुआ है, इतना हसास हो चुका है। और चूंकि जनरल आसिम मुनीर इस चीज़ से लगता है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जब उनको कोई जहनी मरीज़ कह देता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके नीचे जो है वो जहनी मरीज़ बन चुका है। एक दफ़ा एक सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में कम से कम बात ना करें, आप इसे कहते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जितना रगड़ना है उनको रगड़ दें, फौज के बारे में बात कर दें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात ना करें। तो मैंने कहा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उन्होंने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात होती है, तो उनके जितने सबऑर्डिनेट हैं, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर आसिम मुनीर के बारे में कोई वीडियो, कोई कमेंट एग्जिस्ट करता है, उसे हटाया ना गया और कहीं जनरल आसिम मुनीर साहब के पास या उनकी फैमिली या उनकी इमीडिएट जो टीम है उसको पता चल गया इसका, तो फिर हमारी नौकरियां जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगी, हमें समझा जाएगा कि हम कोताही कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे अब अनस्टेबल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है, ये कितना कमज़ोर हो गया है और इसकी कितनी बुरी किस्म की सूरत हाल है, और कैसे छोटी छोटी वीडियोज़ या कॉमेंट्स जो हैं वो इस सिस्टम को अननर्व कर देते हैं। तो ये तो इसकी पहली सिचुएशन। अब 8 तारीख की शाम को उनके भाई के ज़रिए उनके पेरेंट्स से रब्ता किया गया। उनके भाई को कहीं गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के रियासती इदारे और एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने फैसलाबाद में रखा हुआ है। वहाँ से कॉन्टैक्ट करके उनको ये मैसेज दिया गया कि नादिया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कि नादिया सईद जो हैं उन्हें अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद करने चाहिए, उन्हें वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट कर देनी चाहिए, उनको माफ़ीनामे की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवानी चाहिए एक कॉन्टैक्ट के ज़रिए इन एजेंसीज़ को जिन्होंने उनके भाई को पकड़ के रखा हुआ है, और उसके बाद ये है कि वो दोबारा सोशल मीडिया पे एक्टिविटी ना भी करें।
اب آپ ایک تو دیکھ لیں کہ کتنے یہ سینسٹیو ہو چکے ہیں اور کتنے پریشان ہے یہ پورا پاکستان کا سسٹم. فریڈم آف یہ تمام کا تمام ریئیکشن کسی دہشت گردی یا ہندوستان کے حملے پہ نہیں ہو رہا، یہ لوگوں کے کامنٹس کے اوپر ہو رہا ہے. تو یہ بذات خود سسٹم کی بہت بڑی کمزوری ہے. اگر میں ایڈوائزر ہوں جنرل عاصم منیر کا یا ان کی ٹیم کا، تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ اس قسم کی چیزوں کو اگنور کریں. اس کو اگنور کرنے میں آپ زیادہ اسٹرانگ لگتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرنے سے آپ اسٹرانگ نہیں لگتے. اگر میں بہت سے ٹک ٹاکرز کا ایڈوائزر ہوں تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ جنرل عاصم منیر کے بارے میں ذاتی طور پہ بہت اسٹرانگ لینگویج استعمال نہ کریں. آپ اپنی کامنٹری کو پالیٹکس کے ریل میں، پالیسی کے ریل میں، ان کے ایکشن اقدامات اور انیشیٹوز، ان کے جو ریلیشن شپ ہیں اس کے ریل میں رکھیں. ان کے اوپر پرسنل اٹیک نہ کریں. اس لیے نہیں کہ آپ کی ویڈیوز عاصم منیر تک پہنچنی ہے، آپ کی ویڈیوز عاصم منیر تک نہیں پہنچنی ہوں گی، بیکاز ان آل پروبیبلٹی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، وہ اب چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہیں. ان کو سعودی عرب سے بھی نپٹنا ہے، ان کو ایجپٹ میں بھی کرنا ہے، ان کو اسرائیل میں بھی ٹروپس بھیجنے ہیں، ان کو عمران خان کا بھی کنٹرول کرنا ہے، ان کو برطانیہ سے بھی ڈیل کرنا ہے. تو آپ کی ویڈیوز کے ٹک ٹاک جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتے. لیکن ان کے آگے پیچھے جو ساری ٹیم ہے اور جو ISI کی جو بھی DGs وغیرہ ہیں، ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے اور اس پہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی ایسی لینگویج یوز نہ کریں جس کی وجہ سے ایک ایکسٹریم قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن کیوں میں نے کہا شروع میں کہ یہ ویڈیو میں بیسکلی نارتھ امریکن میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے ٹرانس نیشنل ریپریشن کے حوالے سے یہاں پہ بہت سی آواز اٹھائی. اس پہ امریکن کانگریس مین نے، امریکن ٹام لینٹوس ہیومن رائٹ کمیشن نے، FBI نے اس پہ بہت سا ریئیکٹ کیا. اس کے حوالے سے بہت ڈاکومنٹیشن ہوئی. لیکن اب جس طرح سے پاکستان سے مسلسل ٹرانس نیشنل ریپریشن کی جا رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ یہاں پر ایک کمیٹی بنے نارتھ امریکہ کے اندر، جو کینیڈین بھی اس میں لوگ ہوں، اس میں امریکن لوگ بھی ہوں، اس میں تمام بڑے جو شہر ہیں امریکہ کے ایسٹ میں، امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں، نارتھ میں، امریکہ کے ساؤتھ میں، اسی طرح سے کینیڈا کے ایسٹ میں، ویسٹ میں، سینٹر میں. اور یہ ایک کمیٹی ہو جو خالصتاً اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ایشو سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے خالصتاً پاکستان کے انسانی حقوق کو مانیٹر کرنے کے لیے. اور جب یہ کمیٹی بنے، یہ اپنی میٹنگز کرے، ورچوئل میٹنگز کرے، فیس بک کے ذریعے، اسٹریم یارڈ کے ذریعے، اور پھر ایک لاہے عمل تیار کرے. اور جب بھی جس طرح سے ابھی نادیہ سعید کا یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے، ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے، جیسے پہلے احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا تھا، اس پہ یہ کمیٹی، پھر چونکہ کمیٹی ہوگی، یہ شخص نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے گروپ نہیں ہوں گے. آلریڈی گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی کمیٹی ہوگی جس کے اندر با اثر شخصیات ہوں گی، جن کے اپنے اپنے کانگریس مین کے ساتھ، اپنے اپنے سینیٹر کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے. یہ کمیٹی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دے گی. یہ کمیٹی پھر کانگریس کے مختلف حصوں کو اپروچ کرے گی. یہ ایک بائی پارٹیزن اپروچ ہوگی جس میں ڈیموکریٹک کانگریس مین بھی ہوں گے، جس میں ریپبلکن کانگریس مین بھی ہوں گے. اور ایسی کمیٹی جو ہے وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جو کہ FBI کا پیرنٹ بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرتا ہے، ایسی کمیٹی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے. ایسی کمیٹی امریکن مین اسٹریم لیگسی میڈیا کے لوگوں کو مل سکتی ہے، سیکنڈری میڈیا کے لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لے کے ان کو مل سکتی ہے. یہ ملنا فزیکل نہیں ہے کہ آپ کو بائی ایئر ہی آنا ہے. یہ میٹنگز جو ہیں وہ آج کل کے زمانے میں ورچوئل ہو سکتی ہیں، جہاں انہیں بریف کیا جائے گا. لیکن اس کا پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کو ڈس انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق خالصتاً فریڈم آف ایکسپریشن، جرنلسٹس کے ساتھ ہونا چاہیے، انسانی حقوق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ٹرانس نیشنل ریپریشن کے حوالے سے یہ کمیٹی جو ہے یہ بننی چاہیے. اس کے اوپر میں کام کروں گا. میری کچھ آلریڈی لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس پہ مزید اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب اور یہ بھی ذرا دیکھیے کہ میں نے دیکھا کہ جو ایون نادیہ جو سعید ہے، ان کی ویڈیو میں سخت لینگویج یوز کی گئی ہے. لیکن اس پہ غور کیجیے کہ DG ISPR جو کہ جنرل ہے، نادیہ سعید تو ایک ریلیٹیولی ان نون ٹک ٹاکر ہے، لیکن پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ISPR جو ایک بہت ہی رسپانسبل ادارہ ہے، جب DG ISPR نے جس قسم کی لینگویج یوز کی ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر، اور وہ عربی میں ایک پرانی کہاوت مجھے یاد آتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کا دین اختیار کرتے ہیں. جب آپ ٹاپ سے اس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں، جب آپ اتنے رسپانسبل ہو جاتے ہیں جتنے DG ISPR ہوئے اپنی اس پریس کانفرنس میں، تو لوگ بھی پھر اپنے اپنے طریقے سے اسی طرح سے اس کے بارے میں ریئیکٹ کرتے ہیں. جب DG irresponsible لینگویج کرتے ہیں، جب DG وہاں پہ عورتوں کو، صحافیوں کو آنکھیں مارتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ باقی سارے لوگ بھی اسی قسم کا بیہیویئر جو ہے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو DG صاحب کو بھی اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں برٹن کا یہ کہہ دوں کہ پاکستان کے اخبارات میں، تمام اخبارات میں خبر لگائی گئی ہے کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں
दो किस्म की खबरें हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जाके ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस का डेवलपमेंट का जो ऑफिस है, एफसीओ डीजी, वहाँ पे जाके उन्होंने एक मुलाकात की, जहाँ बाकायदा आपने देखा टिकर पे देखा होगा, ट्विटर पे, कि उनकी गाड़ी का बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन और मुआयना किया गया और बताया गया कि वो वहाँ से आदिल राजा साहब को और बैरिस्टर शहजाद अकबर को डिपोर्ट करने और लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। अगर उनकी ये मीटिंग खालिस्तन आदिल राजा और शहजाद अकबर की डिपोर्टेशन के हवाले से होती तो फिर उनको सीधा होम ऑफिस में जाने की ज़रूरत थी, वो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में न जाते। इससे ये तासुर होता है कि असल में कहा यह गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल एजेंडा होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज डिपोर्टेशन जो है उसको फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस डील नहीं करेगा। वैसे भी डिपोर्टेशन होम नहीं कर सकता किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की या सहाफ़ी की, जब तक कि ब्रिटिश अदालतें जो हैं उसके मामले को एग्जामिन ना कर लें। तो मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और चीज़ लगती है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर लगाई गई है कि रजब भट्ट और एक और साहब जो हैं, जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, उन्हें बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। बाज़ जगहों पे जैसे कि डॉन में मियाँ अली अशफाक, जो पहले इमरान खान के भी वकील रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनके पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ, ISI के साथ बहुत अच्छे उनके एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं, होने चाहिए, हर वकील के होने चाहिए। हर वकील के इन्फ्लुएंस के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक्सेस हो। तो मियाँ अली अशफाक की एक्सेस है। और मियाँ अली अशफाक की एक खबर तो ये है कि मियाँ अली अशफाक ये कहते हैं कि रजब भट्ट वगैरह की कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई है। रजब भट्ट को चूँकि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ दिलाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करें, उनका मामले को देखा जाएगा, तो इसलिए वो वॉलंटरीली तौर पे ब्रिटेन से आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये हेडलाइन लगाई गई है कि नहीं, उनको बरतानिया के होम ऑफिस ने डिपोर्ट कर दिया, उनको, ये दूसरे शख्स जो हैं उनको डिपोर्ट कर दिया है, बिकॉज उन्होंने जब वीज़ा वहाँ पे फाइल किया था तो उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि उनके खिलाफ केसेस हैं। तो यूँ एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर चूँकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था कि उनके खिलाफ केसेस एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। पता नहीं इसकी हकीकत क्या है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है जो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इसका एक एनालिसिस देना चाहता हूँ। यहाँ पे चूँकि अब मियाँ अली अशफाक, जैसा कि मैंने कहा कि उनके पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका एक एक्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करती। यहाँ पे लग ये रहा है, एज़ पर माई एनालिसिस, कि एक स्टेज सेट किया जा रहा है ब्रिटेन के अंदर ये तासुर देने के लिए कि अगर लोग यहाँ से डिपोर्ट हों तो पाकिस्तान के अंदर एक ड्यू प्रोसेस, एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन या एक लीगल रिकोर्स या लीगल रिलीफ जो है वो एग्जिस्ट करती। पाकिस्तान में कोई रिलीफ एग्जिस्ट नहीं करती। इनके मसले भी डिफरेंट थे इन यूट्यूबर्स के ऊपर। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने कोई गैम्बलिंग ऐप वगैरह जो है प्रमोट की, इनके ऊपर और भी इस किस्म के इशूज़ हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी सहाफ़त या पॉलिटिकल एक्टिविटी पे फॉल नहीं करते, वो और किस्म के क्राइम्स हैं। ये पाकिस्तान में थे, इनके ऊपर केसेस बने, ये वहाँ से निकल आए, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, एंड सो ऑन। और मुझे लगता है कि ये चूँकि स्टेज सेट किया जा रहा है, इनके साथ होना भी कुछ नहीं है। इनको एक ड्रामा घोंसला होगा, जिस मुल्क में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाटक है, वहाँ एक अदालती नाटक थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद इनको रिलीफ मिल जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। स्टेज ये सेट की जा रही है बताने के लिए कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। सो बी अवेयर, जो लोग बरतानिया में इसे देख रहे हैं, बी अवेयर, आप बेवकूफ़ ना बने, बिकॉज पूरा जो, देखिए, तमाम जो इक़्तिदार होता है ना किसी भी जगह पे, बादशाहों का हो या रोमन एम्पायर का हो, उसमें बुनियादी तौर पे उसका मेन मकसद हयात ये होता है कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, फुद्दू बनाना है। जब तक लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं तब तक खेला जा सकता है। जब लोग बेवकूफ़ होना बंद कर देते हैं फिर खेला नहीं जा सकता। कोई ड्यू कोर्स पाकिस्तान में लॉ का एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक स्टेज सेट किया जा रहा है आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर के खिलाफ ये तासुर देने के लिए कि रिलीफ जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। दोनों के केसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। आदिल राजा अब मेंबर हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, वो सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं, उनकी अब सीरियस तहरीर भी है। और बैरिस्टर शहजाद अकबर तो खैर हैं ही पॉलिटिशियन है, और दोनों को किसी भी तरह से ब्रिटेन से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द लीगल प्रोसेस। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे भी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि गिवन इट्स ओन हिस्ट्री फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को और बैरिस्टर शहजाद अकबर को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। मेरा ये एनालिसिस है, अनलेस कि ब्रिटेन बिल्कुल ही मर गया और बांग्लादेश बन गया है या तुर्की बन गया है तो एक अलग इशू है। जिस तरह से इसे कहते हैं बाकी यूट्यूबर्स को ट्रीट किया गया, अभी इतना ही। फिर बहुत से ऐसे इशूज़ मैंने उठाए, मैं आपका रिएक्शन और कमेंट्स भी देखूंगा, फिर मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा अगले वीडियो के अंदर। मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको, हालांकि वो हर वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, उसके बावजूद अपने होम स्क्रीन जो होती है यूट्यूब की, उसके ऊपर ये वीडियो आपको नहीं मिलती, जो कि आपको मिलनी चाहिए। हर वो शख्स जो एक वीडियो को हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा भी देखता है, उसको होम के ऊपर ये वीडियो मिलनी चाहिए। आपको नहीं मिल रही, जिसको नहीं मिलती प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स जो है वो सेव करता हूँ, जो मैं यूट्यूब और गूगल के साथ शेयर करूँगा। कोई खेल खेला जा रहा है जो हमें ठीक तरह से नहीं पता, आपको पता है, इस चैनल से बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।